नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए हैं, तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे ये वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न इसमें, बीच में हीरा है, इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पद्मासन में भगवान बद्री विशाल जी हैं। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरी प्रोक्ता कलौ बद्रिकाश्रमा। चार अंगों का वर्णन देता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चार अंगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पुरा प्रतिगच्छादो सर्वभूतिताय च मूर्तिमान भगवान तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए। त्रेता में भी योग सिद्धि महात्मा ने दर्शन किए और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंड गई। यहाँ से विदर्भियों ने यहाँ आक्रमण किया, राजा लोग रहे ढेरी ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा के दृष्टि मंदिर मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे कर बैठे हैं। ये शंकर नंबूरी शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नंबूरी केरल के ब्राह्मण है और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज है, पद्मासन में, मुख दिख रहा, बाकी भगवान अब श्रृंगार में। और इस मूर्ति सिंगम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन में भगवान विराजमान है। चतुर्भुज है, जटाएं भगवान की दाएं और बाएं बिखरी हैं। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति, कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से ही और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है। तो ये जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान जटा मंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है। बद्रीनाथ जी महाविष्णु पहला विग्रह दिखता है। कुबेर है, श्रीनाथ कुबेर यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में एक श्लोक हम रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभात दे बद्रिकारिणी मध्यान्ही मणिकर्णिका काशी भोजनी जगन्नाथम, जगन्नाथ जी भोज के सैनिक कृष्ण द्वारकम, सोने के द्वार का नाम। पुनः प्रभात में बद्रीनाथ, तो गरुड़ जी तपस्या की 30,000 वर्षों की वाहन बने। बद्रीनाथ जी बीच में, बाएं में खंबे के नीचे नारद है। नारद जी यहाँ की परंपरा है। षडमासम दैवतिक पूजा, षडमासम मानव स्थिता, 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा। नारद जी शीतकाल में पूजन अर्चन क्या करते हैं, ऐसी बुद्धि है। एश ब्रह्म साक्षात नारदो भगवान ऋषि विव्रत पिंग जटाभार देवर्षि परमत्यति देवर्षि नारद जी। नारद जी के पीछे उद्धव है। उद्धव ये द्वापर के अंत में आए हैं यहाँ पे प्रवास में और इन्हें भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। और बाद में भगवान ने प्रभास देखा सोमनाथ के पास कि उद्धव तो बद्रीनाथ चले जाओ। जब इन्होंने कहा मैं अपने साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक स्थान ऐसा जहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, बद्री भगवान विष्णु नंदन चलेगा, बद्रीनाथ जाओ। और उद्धव जी यहाँ आए, यहाँ की परंपरा बड़ी सुंदर भागवत बताई। गर्म पानी की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था। उद्धव तुम जाओ, गच्छोद्धव माया दिष्टो बदर्याख्यमाश्रम तत्र मत पाद तीर्थो देशनाम पश्चिम। और सोमनाथ द्वारका से उद्धव जी आए, उत्सव उद्धव जी है। किनारे दो समान दिखते हैं। पहले भगवान नारायण चतुर्भुज पद्मासन में और अक्षमाला दंड धारण की हुई। अब इस निदान में मुख दिख रहा है। किनारे नर खड़े हैं। दोनों द्वापर में कृष्णार्जुन, भगवान नारायण कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जो भगवान महाविष्णु बद्रीनाथ जी और दोनों अंशी हैं, यही बार बार अवतार लेते हैं। जुदा करो चात्मान नर नारायणाख्या भगवान के अंश हैं। ये द्वापर कृष्णार्जुन बने। और गीता कहती है कि परम तपा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा कि बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यम वेद शरणे न त्वं वेद परम तपा। दोनों परम तपस्वी नर और नारायण बद्रीनाथ में तप करते हैं। और जो आज धर्म भारत वर्ष में दिखता है, देश दुनिया में भारत की संस्कृति दिखती है, वो संस्कृति यही से निकली है। भगवान नारायण ही धर्म के वक्ता, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता तदमूर्ता। बद्रिकाश्रम से भगवान नारायण धर्म की व्याख्या करते हैं। इन्हीं की सानिध्य में माणा गांव में और यहाँ से 3 किलोमीटर आके भगवान वेद व्यास पुराणों को लिखते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, उपनिषद लिखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं और साथ ही धर्मसूत्र लिखते हैं। ये वो स्थान है
जहाँ से भारतीय संस्कृति निकली। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ये क्षेत्र है जहाँ भगवान नारायण विराजमान है। और शास्त्र कहता है कि युद्धापिचास्त्र शिवर निषेवितांग्री नारायण नरसी अवर प्रशांत अर्थात नर नारायण दोनों ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तप करते हुए देखे जाते हैं। अद्य तप भी अस्थि, यानी आज भी विराजमान है और तप किए जा रहे हैं। भगवान नारायण दीप अखंड आपकी ओर से भगवान को सुंदर छत्र आया है। रावल जी लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में बद्री विशाल के सामने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना समाप्त होने के उपरांत मंदिर की व्यवस्था से जुड़े तमाम सारे बातों को भी प्रधानमंत्री जानेंगे और समझेंगे। विकास के चल रहे कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। साथ में उनके मुख्यमंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से विकास की जो गाड़ी चल रही है उसे तेज कैसे किया जाए और कितना तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अब आने वाले महीनों में पूरी तरह से बद्रीनाथ और आसपास के इलाके पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ गिर जाएगी। उसके बाद कोई कार्यक्रम यहाँ चला पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेना रहती है, लोग रहते हैं, काम चलता रहता है। वास्तव में बद्रीनाथ पृथ्वी पर साक्षात भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के चलते चारों धामों में एक धाम यह निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ आना चाहता है। इस धाम की विशेषता यह है कि इसे सतयुग में मुक्तिदाता माना गया, त्रेता में योग सिद्धा माना गया, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रिकाश्रम नाम से पहचान मिली। शास्त्रों में इसकी प्रामाणिकता के लिए लिखा गया है कि बद्रिकाश्रम धाम को सभी धामों में प्रमुख धाम, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ पुराणों में कहा गया है। धरती पर इसे 8वां वैकुंठ माना गया। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल श्री हरि की जो मूर्ति है वो अद्भुत है। यहाँ पर भगवान का विग्रह वैसे तो देखा जाता है कि प्रायः क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग पर लेटे हुए और शंख चक्र पद्म लिए खड़े रूप में दिखती है, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान का विग्रह अद्भुत है। यहाँ भगवान पद्मासन में बैठे हैं। काले शालिग्राम शिला पर भगवान की स्वयं भूमूर्ति अथवा विग्रह है। जब भगवान का श्रृंगार होता है तो छवि देखने वाली होती है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे भगवान अद्भुत दिखते हैं। दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित
भगवान की यह अद्भुत लीला कि हर व्यक्ति लालायित रहता है और निश्चित रूप से देश के प्रथम लोक सेवक सर्व मंगल की कामना, लोक मंगल की कामना, लोक कल्याण की इच्छा और भगवान से शक्ति लोगों के लिए जरूर मांगेंगे। लोक कल्याण के लिए ही भगवान बद्री विशाल को जाना जाता है। पापों से मुक्ति मिलती है भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने से। जीवन की अनंत यात्रा में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भगवान को ही व्यक्ति अपना सहारा मानता है। आरती हो रही है भगवान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी श्रद्धा के साथ जो है बद्रीनाथ जी के धाम में अलकनंदा के किनारे कल बहती हुई अलकनंदा अपने पूरे वेग से जब बहती है तो निश्चित रूप से वो सनातन की उन तमाम सारी मान्यताओं को अपने में लपेटे हुए धरती तक जाती है, जो हमारा वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल से लेकर हमारी सामर्थ्य का प्रतीक रहा है। वही यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी केदारनाथ से यमुनोत्री, गंगोत्री और अंत में गंगा पूरी धरती को तृप्त करते हुए जाती हैं। और यही प्रवाह हमारी आध्यात्मिक चेतना को पुष्ट करता है। यही प्रवाह हमारी राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करता है। यही प्रवाह उत्तर से दक्षिण को, दक्षिण से पूरब को, सबको जोड़ करके रखता है। प्रधानमंत्री का मुख्य पुजारी तिलक कर रहे हैं और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद अब मंदिर के गर्भगृह से निकलने वाले हैं। इस वक्त महालक्ष्मी माँ की पूजा करते हुए भगवान के साथ लक्ष्मी जी की यही आराधना और पूजा आवश्यक होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भगवान की पूजा अर्चना के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंग वस्त्र देकर के प्रधानमंत्री के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संपूर्ण मंदिर का गर्भगृह के अतिरिक्त जो स्थान है अवलोकन करते हुए और क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ, क्या कुछ अपेक्षा है वहाँ, प्रधानमंत्री से निश्चित रूप से पुजारी बताते हुए। और यह वह स्थान है जहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री को भेंट भी दी जाएगी, प्रसाद भी दिए जाएंगे, एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा उनके यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। शंकराचार्य के चरणों में अपना शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री, जिन शंकराचार्य ने बहुत ही कम समय में 4 धामों की स्थापना की और पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक दिशा दी। और यही कारण है कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या बद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी स्थापना में शंकराचार्य जी की दिव्य दृष्टि रही है, वहाँ पर भगवान के साथ साथ शंकराचार्य का भी पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रधानमंत्री महोदय अब मंदिर परिसर में ही मौजूद। इसके बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पर माणा गांव है, जहाँ एक पब्लिक रैली का संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का विधिवत सम्मान, ये स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का संवाहक बद्रीनाथ धाम निश्चित रूप से प्रफुल्लित हैं। यहाँ आसपास के भी लोग जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के और कार्य होंगे जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे
नई व्यवस्थाएं होंगी और पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को धरती पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए बद्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर धीरे धीरे आते हुए संपूर्ण मंदिर के परिसर के विषय में यहाँ पुजारी से जानकारी प्राप्त करते हुए अंदर भी भगवान के अनेक विभिन्न रूपों में बद्री विशाल के अतिरिक्त जो है अनेक सारे विग्रह हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपना सिर नवा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं और मुख्य पुजारी के साथ ही बद्री विशाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भक्ति का प्रवाह बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री। और यही कारण है कि वो आध्यात्मिक चेतना हमारी संतति का संवाहक होती है। ये इस मंदिर की वह पोथी है जिस पर यहाँ आने वाला सामान्य व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। और अगर कहें तो बद्री विशाल की यह उपस्थिति पंजिका है। यहाँ जो लोग आते हैं अपने विचार, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसी पुस्तिका में मैंने देखा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अपने विचार भी पुस्तक में व्यक्त किए थे। प्रधानमंत्री इसमें मंदिर के सम्मुख उमड़े जनसमूह का अभिनव अभिवादन करते हुए प्रफुल्लित हैं। प्रधानमंत्री प्रफुल्लित हैं। वो लोग जो अपने बीच में प्रधानमंत्री को पा रहे हैं। इस वक्त अगर कहें तो बद्री विशाल अभी थोड़ी देर पहले चटक धूप थी, लेकिन The Prime Minister over there during his visit to Badrinath, he just performed prayers at Badrinath a short while ago. The Prime Minister, of course, is also going to be inaugurating some of those development projects in just a bit. He has a lot lined up for the day today, including, of course, his push to infrastructure projects, particularly in the to push for religious tourism in Kedarnath and Badrinath. So pictures on your screen are of the Prime Minister being felicitated by the priest at Badrinath. The Prime Minister, of course, also today will be inaugurating another ropeway which connects Hemkund Sahib, the holy site of the Sikhs, and that ropeway will be about 12.4 kilometers long. It will reduce the travel time for pilgrims to about 45 minutes only. It connects Ghangaria to the Valley of Flowers in the National Park over there. So pictures on your screen are of the Prime Minister performing his prayers at the Badrinath shrine. And even as we speak, we are understanding that the Prime Minister perhaps will be also spending the night over there. He is, of course, being accompanied by the Chief Minister on his trip to Badrinath. Now, earlier, of course, in the morning, we saw the Prime Minister at Kedarnath and
there also he was inspecting the progress that's been made in terms of the rebuilding of the shrine at Kedarnath, and the Prime Minister, of course, has had that very close to his heart. He's been personally monitoring the growth of that project over there. So as we've been pointing out, of course, the Prime Minister has spent his day today since the very early in the morning. I think he took his first flight out at about 5:30. Thereafter, of course, landing at Kedarnath at around 8:39, where he also essentially looked at all the work that's gone into the reconstruction of the temple over there, and the other allied projects that the Prime Minister has also been very keenly looking at. Abhishek Kapoor, our senior executive editor, also joining us right now on the broadcast. Abhishek, for the Prime Minister, of course, it's almost become an annual event where he does go to these shrines, but also very, very close to his heart is, this entire push that we've seen from him in terms of infrastructure development at all these holy sites of Hinduism. Yes, you are absolutely right, Nupur. Annual ritual plus Prime Minister has been focusing a lot on spiritual pilgrimage and associated tourism and the upkeep and amenities build up at these places, the infrastructure around those pilgrimage sites. We saw how just last week he was in Ujjain, inaugurated the revamped and redone the Mahakal project. Temple project. Before that, we saw similar projects taking shape around, important pilgrimage sites like Somnath, like Pavagadh, like Ambaji, and of course, we are into the second phase of development projects around Badrinath, and before that, we saw pictures of Prime Minister at Kedarnath. In fact, the Uttarakhand tourism or pilgrimage spiritual heritage circuit is something which has got special focus from the Modi government over the last few years, and that's getting started. That has started getting reflected in the kind of amenities that have come up. Of course, not to forget, I forgot to mention the Kashi Vishwanath corridor, which is in Prime Minister's constituency of Varanasi, and the general change of infrastructure and amenities in Kashi in Varanasi as well. So I think Prime Minister's focus on spiritual pilgrimage showing up in these pictures, apart from, of course, his own personal, very personal annual visit to these pilgrimage sites. Nupur. Have a round of applause for Dr. Singh. I would now like to invite Niranjan on stage to give us more details about our next very, very interesting session lined up at the NBF conclave. Niranjan. Thank you Uday for that. Up next is a panel on the future of measurement. You've heard of BARC and beyond. We've had an extensive discussion this morning. Measurement is a key index for the efficacy of the news television industry in the country. It forms the basis for advertisers, some of whom were on stage a few minutes back, to invest their monies in a news platform. Considered how the system itself has come under scrutiny in the past, its evolution and revision rests in the hands of the able few. Here's a short audio visual on what you can expect from the next panel. For the news genre to sustain itself, advertisers must invest their monies. TV advertising is a 32,374 crore market. The Indian television ad market is set to be the 5th largest by 2026. The need of the hour is fair measurement. Right now, BARC is the best bet available. But with dynamic technology, is it time to push the frontiers, universalize sampling methodology, and shut out any room for exploitation? Now at the NBF National Conclave, it's time to put the focus on the future of measurement.
the central media research body for the Indian media industry, carve a niche for itself on the global map. Pankaj Mishra is the founder and CEO of Chrome Data Analytics and Media in 2009, which has 6 proprietary distribution tools used by over 100 channels across the industry. And we also have Mr. Narayanan, the CEO of Alliance Nexus Advertising, joining us on the panel. Anil Airur, the Group CEO of Flowers TV, also with us on stage. And Angad Deep, joining us on the panel. Angad, please come up on stage. Shankar, over to you. Over to you, Shankar. Hello, hello. Can you all hear me? Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much for being a part of this session. I know a lot of friends in this room, my news friends, are expecting firecrackers and all, and I can assure you that's not going to happen. And you know, the earlier session, we had people asking almost the same set of questions which we were prepared, LV. Okay, now I'm just not going to be making any further delay. Can I have a quick introduction from guys, starting from Angad? A 30-second introduction. It's all done. It's okay. We'll just get on to it. Okay, I just have 2 questions since we have just 40 minutes. The burning issue today in news as a genre, I'm talking from a business perspective, not from content. Okay, content is to be dealt separately. See, most of us, we run, the news channels here. I'm having this question for Narayanan from Alliance. Okay, then we'll just take a roll. What I would like to ask you is, Naru, news today is still bought on CPRP. Okay, for people here, CPRP is basically cost per rating point. Somewhere I feel that on behalf of agencies, on behalf of you're a very strong representative of media agencies, you've been really unfair to us. Okay, the first point is you set a benchmark for CPRP. You have a national template of 1800 or 2000 or 2500. And you bias on that basis. As such, our genre is so small. Okay, ultimately when it comes to a point when you have to bias, the rates, other than a few national channels, I'm talking on behalf of both national and regional, our rates just don't increase. Okay, and a national CPRP of 2000 for a channel which is just about 30-35 GRPs, then you can imagine at what rate you would want to buy. Okay, now the point what I want to ask you, is this basically you're trying to, you are actually in a mood not to increase rates. To avoid giving us a rate increase, you have these new terminologies of, national CPRP and so on and so forth. This is posing to be a big problem for us because 80% of the news channels today are FTAs. Our survival depends on people like you. So over to you and then we'll just go. And I'm expecting some gossip reply from you. Huh? We should go. We're all going live. Firstly, good afternoon to all of you. It's great being here. Coming to the question specifically, my response to that is, firstly, news cannot be bought on CPRP. I think from whatever experience of 30 years and across media, and especially at Alliance, is one of the largest buyers of news in this country. I can clearly say that news is always on ERs and kind of CPRPs is as a byproduct, by the way, in wherever it comes in. That's one way of looking at it. The other way, I just wanted to bring in a perspective where even if you look at the BARC ratings, by virtue of ratings, news channels delivered much more than news. Music channels delivers much more than news. But reality is whenever there is a burning issue or whenever there is a good cause or a great cause, the whole nation sits up and watches news.
So I think that's the reality, which we have to accept it. So news channels cannot be ignored even for a normal FMCG plans and even of kind of a regular plans. So I think one needs to also go beyond ratings, and specifically I can give you some examples of key brands who have built, I mean, given the agency I represent, Alliance, there are a lot of brands which are built completely on news. I can give an example of Asian Shoes, which is a very challenger brand in a competing footwear, fiercely contested market, leveraging on only one program for 2 years or just in a primetime slot. And that's built great business for them. So where are ratings? And then there is a disparity between the ratings and actually what works in building a brand. So one needs to go beyond that. And secondly, coming to news specifically at the agency, we have actually looked at very robust and intensive methodology to capture what works. In fact, we do a lot of ROI analytics and a lot of econometric modeling to find out spot placement leading to outcomes. So I think somewhere one needs to move beyond ratings to measuring outcomes for the brand. And given we work with a lot of the new age brands, I think where they have a lot of data. So you match the data of where the spot appears, whether it was a 7 p.m. or a 9 p.m. or a 10 p.m. news, and we could see a delta moving. I think that's where the whole conversation I want to take it. It's like moving away from this CPRP bit to a kind of outcome based. And even within that, let me highlight from whatever analytics we have seen, it's the number of spots per day. The higher threshold spots gives a better response. If you go with very minimum spots on the news channel, it's a complete waste of money. I think somewhere, I think we need to have robust analytics to actually support and try and test different scenarios where we are able to prove the efficacy of the medium. But from whatever we have seen, news does build credibility, it builds trust to the brand, and it also helps build sales in many cases. So I think that's my response to your question. And if I've answered it the way it was expected, or I hope that is gossip to this question. Actually, no. But I'll accept, but I'll take it because, you know, you still, you've not been able to, you've given a reply. I don't think it will convince most of the sellers here. Anyway, I'll now come to Pankaj. I'm coming back to you. Yeah. Over to you, Pankaj. Okay, so on the gossip side, it's more of an interesting statistic since I'm a data scientist. Do we have any research, people from research departments? I'm sure there are lots of them, right? So this is very interesting. It's simple maths. The question of sampling size has been done to death ever since LV, you and I used to fight. That's my next question. So don't let out the answer. So we can't. There's a research constraint. So during the days of TAM or during the days of Bach, we've come 22 years. I remember LV and I first met at the Leela in Bombay, and we had the same argument on National Geographic not being adequately represented. It's surprising to see that 22 years later, the topic is still the same. So I think it is fair to assume that sample nahi change ho sakta. There is a constraint. Ho sakta to 22 saal mein ho chuka hota by now, as Sashi also rightly said. The problem, I think, is elsewhere on the CPRP, to answer your question. So let's take a real example. If you look at English news as a genre, since Karthik was here, right? So English news, Arora ji, the average reach of English news is about 1% in a week. Means 1% of the total audiences watch English news in a given week. So let's take the sample size of 50,000 meters across the country, and let's take a leading market like Mumbai. So Mumbai would be what, some 2,000 people meters. If the reach is 1%, that means 1% of 2,000 people have broadly participated in contributing to the viewership. So 1% of 2,000 for a market like Bombay is 20 people meters in a week. So are 20 a representative sample? I don't think so. But even if 20 is representative, how many in a day? So you can't divide it by 7 because of duplicated content, duplicated audiences. But that's another 5 to 6 people in a day in Mumbai actually watch the leading English news channel on the panel. How many in an hour? 0. So how do you come to break ratings? Right? Unless there's a huge amount of extrapolation. So in my view, I was one of the first few guys. We did a huge CPRP buy when I was with UTV in 2007 with Palmolive, I think. That was a huge figure.
उस समय तक CPRP relevant था because the number of channels were lesser. At this point in time, I think this entire debate of CPRP to me seems flawed. It makes no sense. So that's what I was asking. So did I answer the question that it not? No, both of you, whoever can answer. So which means the point is, you are actually using this as a terminology to bring down our rates even further. No, I'm not saying. Oh yeah. I'm saying today, okay, now another, don't think I'm using you as a tool on behalf of everyone. See, another point is, every time when an account goes for a pitch, when it goes from agency A to B to C to D, the only thing which comes to us saying that an account has gone for a pitch, rate or come karo. GCs ka, we will not touch, movies we will not touch, but news channel, no, you bring down our rates by, correct, Akshata? I hope you agree with me. So I'm saying, like how he said, Pankaj said, shouldn't we be growing beyond this? Well, news just coming in. We are now learning that there has been an unfortunate accident involving an army chopper in Arunachal Pradesh. Initial inputs seem to suggest that this chopper crashed in Tooting. Rescue operations are on even as we speak. We are trying to ascertain more information into what in terms of what has actually happened. But what we understand is that this crash has been reported near Tooting. This is an army chopper that crashed in Arunachal's Upper Siang area a while ago. In fact, a rescue operation has already been mounted in this area. Pictures on your screen are what we are now accessing in terms of the broad area of where this chopper seemed to have crashed. Anirudh is on the phone line. He has more details. Anirudh, good afternoon. Tell us more about what happened and also give us a sense of the rescue operations that have been mounted. Yes, this chopper, which was an advanced light helicopter of the army, took off from Likabali today morning, and a mayday call was initiated by the pilot. However, we are getting to know that it is in Niging sector of Arunachal Pradesh. Niging is around 25 kilometers away. Niging is around 25 kilometers away from Tooting, which happens to be the headquarters of Upper Siang. It is south of Tooting where this chopper crashed, and rescue operation has been initiated. We are still awaiting for further details on this entire crash, as how many pilots were there in this chopper, or whether any other personnel of the forces or any civilian were also on board. So these informations are as of now awaited. But yes, this happens to be the second incident in Arunachal Pradesh where ALH crash has been reported. Studio. Right, Anirudh, you were of course telling us that we are still awaiting information in terms of how many people were travelling on this chopper, but any information that you can share with us on where it took off from? I think you said Lekapani, and thereafter, where was it headed? Yes, the chopper took off from Likabali in the morning, and at around 10:40, the control room got a mayday call from the pilot of the chopper, and we are getting to know that it was exactly at 10:43 a.m. in the morning when this chopper crashed, and the villagers spotted the smoke coming up from a nearby hill. A boom sound was also heard, and soon it was followed by smoke coming up from the hills, and they saw the chopper crashing, and immediately it was reported to the local administration as well as the army. And as we speak now, the search and rescue operation in the area has already been initiated. Within 1 hour or two, I think the rescue team, which has already marched towards the exact spot where the chopper has crashed, will be reaching the spot, and then we will be able to share further details with our viewers here on Republic. All right, do stay with us now. Information that we seem to be getting right now is that
This appears to have been an army helicopter that has crashed in Arunachal Pradesh. Pictures on your screen are the first visuals that we are getting. We are still trying to ascertain the number of people who were on board this. You're watching Republic TV. We're going to slip into a very short break here. On the other side, we'll be bringing you more details. Stay with us. When you told me that Republic should go global, I feel that we should have our own opportunities to do that, and our own service to our country, we will do exactly what you're saying and more. Mr. Malhotra, you identified the snakes, you identified the modus operandi. What is the solution that you identified? Breaking India 1.0 was targeting the poor people in the villages, trying to convert them and all that. And Breaking India 2.0 is targeting the top people, the elite people, their kids. I think it's very dangerous because they are dismantling institutions. Republic TV should take on Al Jazeera, BBC, Fox TV, become a global enterprise. I'll do everything I can to make that happen because I think we need such an enterprise on the world stage. So if you were to get interested in doing that, I would be delighted. UK PM Liz Truss has resigned just shortly after she took over as the Prime Minister. A massive fire in Jabalpur's Kombar market of Tularam Chowk. Encroachment drive has been carried out by the Jammu administration after the court orders that the state land be evacuated from the illegal encroacher. Of late, there is an overwhelming amount of Western propaganda on caste. Can't we tell them where to draw the line? We can, but we haven't. They have in fact embraced Harvard ideas already, and these are being exported into the government, into the private sector, into all sorts of places. It's very fashionable for the young people in the humanities and social sciences to mimic American social thought and bring it into India. That's the reality. I'm convinced that actually the next few decades and even the century belongs to India. If you look at our tax to GDP ratio of 11.7, which has been the highest, and I'm convinced that actually India could be the next manufacturing hub. In the past 84 months, we moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK, superpower in terms of a GDP. I think what is happening in India is now being globally acknowledged. The best part is because these companies start to come out, they start to create jobs. Instead of looking for a job, now you have people who are creating jobs that's going to drive the growth of this country. The way the whole technology piece, and with 5G, I hope this will just accelerate, where the customers can get access to a lot of services in a much easier way. When you told me that Republic should go global, I feel that we should have our own opportunities to do that, and our own service to our country, we will do exactly what you're saying and more. Mr. Malhotra, you identified the snakes, you identified the modus operandi. What is the solution that you identified? Breaking India 1.0 was targeting the poor people in the villages, trying to convert them and all that. And Breaking India 2.0 is targeting the top people, the elite people, their kids. I think it's very dangerous because they are dismantling institutions. Republic TV should take on Al Jazeera, BBC. And breaking news coming in now of an advanced light combat helicopter of the Indian Army having crashed near Singing village in Arunachal Pradesh's Upper Siang district. Just a short while back, this is breaking news coming in from Arunachal Pradesh in the northeast. The chopper was an Indian Army chopper, and news is that it has crashed in Upper Siang district in Arunachal Pradesh. According to initial inputs, the crash was reported near the town of Tuting. More details are awaited, and we're trying to get in touch with our correspondent Aniruddha.
As you know, Arunachal Pradesh is on the border in the northeast, and well, communication links rather difficult there. But Aniruddha is joining us from Guwahati. We believe that rescue teams have been deployed. It's not clear as yet whether they have arrived at the spot, but news is that there's been a chopper crash, a light combat helicopter. It's an advanced light combat helicopter that has crashed near Singing village, near the town of Tooting in Arunachal Pradesh's Upper Siang district. Search and rescue operations, till last we heard, were expected to begin in a short while as rescue teams have been deployed. Joining us now is Aniruddha, who has for us all the details. Aniruddha, what information is available now? We did hear that a rescue team has been deployed. Have they arrived at the crash site? So reports coming in of an Indian Army helicopter crashing near Singing village in Tooting in Arunachal Pradesh's Upper Siang district. Search and rescue operations most likely have already begun. As the last we heard, a search and rescue team had been deployed. It's still not clear how many passengers were there. And the crash took place about 25 kilometers away from the Tooting headquarters. The crash site, as reports suggest, is not connected by road, making it very difficult for rescue teams to carry out search and rescue operations. Aniruddha, connecting with our correspondent in Guwahati now for all the latest details. Aniruddha, what can you tell us as far as the arrival of the rescue team is concerned? Although there are reports that rescue and search operations are underway, this is a very remote area and it's, we believe, not even connected by road. Yes, the area where the chopper has crashed is around 25 kilometers from Tooting, and we are getting to know that search parties have been launched by the army, 2 army advanced light helicopters and 1 Mi-17 helicopter has been deployed in this search and rescue operation. Meanwhile, by the district administration as well as by the army also. अभी हम लोग के पास जो खबर आई हुई है उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। 2 आर्मी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स यहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। हमको ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड ट्रूप्स को भी मोबिलाइज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF और साथ ही साथ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस। आत्मविभूत होते हुए उनके इस अभिवादन को स्वीकार करते हुए उनसे हाथ उठाकर उनके अभिवादन का जवाब देते हुए। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री बद्री विशाल पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर पूजा अर्चना की। हमने आपको बताया कि बद्रीनाथ धाम जो हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है, 4 धामों में से एक। तो ये मास्टर प्लान है स्पिरिचुअल स्मार्ट टाउन हिल, यानी कि एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्मार्ट टाउन हिल बनाया जाएगा बद्रीनाथ के पास। कैसे से विकसित किया जाएगा, देखिए ये पूरा रिवर फ्रंट है जो अभी आप नदी देख रहे हैं, उसकी तर्ज पर, उसके तट पर किस तरह से यहाँ पर इसको विकसित किया जाएगा एक इस तरह की नगरी के रूप में जहां जब श्रद्धालु, तीर्थगण या पर्यटक आए तो उनको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिले। और इसी बात को समझते हुए कि किस तरह से इस विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री, हमने देखा था कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और फिर पूजा अर्चना शुरू की। और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद बद्रीनाथ धाम से वो समझने की कोशिश करते हुए कि रिवर फ्रंट की जो हम बात कर रहे हैं उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। हमने आपको बताया था कि भारत की देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल शहर में भगवान विष्णु का ये अति प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। वही नदी जो भी आप आपको दिखाए थे उसी रिवर फ्रंट के पास किस तरह से ये वर्ल्ड क्लास टाउन बनाने की और इसे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की बात की गई है।
और इसका मुख्य द्वार का जो मुख है वो नदी की तरफ है। धार्मिक आस्था का ये जो प्रतीक है, ये धाम वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने के लिए खुला रहता है। कुछ ही दिनों बाद जब जिस तरह से मौसम अब करवट लेगा, हम जानते हैं कि सर्दियां आ रही हैं और वहां पर जिस तरह से बर्फबारी होती है, फिर मंदिर बंद हो जाएगा। और भयंकर बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते लगभग बिल्कुल बंद हो जाते हैं, वहां से आना जाना कट जाता है। और श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि सैलानियों, प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। और जैसा हमने आपको बताया कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। और हम जब स्कंद पुराण का जिक्र करते हैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में लिखा गया है कि अगर प्राचीन मंदिरों में से सबसे विहंगम दृश्यों से ओतप्रोत कोई मंदिर है, चाहे हम पृथ्वी की बात करते हैं, स्वर्ग की, नर की, तो वो बद्रीनाथ और केदारनाथ है। और कई पुराणों में कई ऐसी दंत कथाएं हैं जो इन दोनों मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। खासतौर पे कहा जाता है कि अज्ञातवास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम पांडव थे उन्होंने यहाँ पर बैठ के साधना की थी। और इसके बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो माणा यानी कि जो आखिरी गांव है उसका दौरा करेंगे, वहां पर जाएंगे। और वहां पर किस तरह से जो माणा गांव में जो भेटिया जनजाति है, हम जानते हैं कि 1100 से 1200 लोग वहां पर रहते हैं, आखिरी गांव है, एक अलग ही सांस्कृतिक विरासत है, उसका भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने। उससे पहले केदारनाथ धाम में भी जो तमाम जो विकास कार्य होने उसका भी इसी तरह से जायजा लिया था प्रधानमंत्री ने। तो अलकनंदा नदी के बाएं तट पर और नर और नारायण नाम की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ये देखिए, ये पूरा डेवलप होना आप देख सकते हैं। क्रेन भी वहां पर काम कर रही है कि किस तरह से इस नदी के तट के पास जो जगह बनी हुई है उसको कैसे विकसित और धार्मिक लिहाज से उसे अप टू डेट बनाया जाएगा। तो ऋषिकेश से 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित बद्रीनाथ मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण आप इसको मान सकते हैं। और भगवान विष्णु का ये बेहद विशाल मंदिर, करीबन 15 मीटर की इसकी ऊंचाई, और 4 धाम में से सबसे अहम धाम बद्रीनाथ। यहाँ पर 16वीं सदी में इसका निर्माण बताया जा रहा है। और शंकराचार्य ने जिस तरह से धार्मिक लिहाज से सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए कई मंदिरों की स्थापना की, उनमें से बद्रीनाथ एक। ये अगर संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो है देखिए, जो आपको व्हाइट कलर का टेंट नजर आ रहा है, यही वो माणा गांव है। यहां पर जो है माणा गांव और आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर के बाद जब यहां पर पहुंचेंगे तो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, सुबह से जब पीएम मोदी का केदारनाथ आना शुरू हुआ, उसके बाद वो बद्रीनाथ आए, लेकिन माणा गांव के लोग जो हैं कई घंटों से यहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। उनको ये उत्साह भी है कि सीमांत क्षेत्र डेवलपमेंट को लेकर ये जो गांव है, क्योंकि यहां पर जो लोग बद्रीनाथ आते हैं दर्शन करने के लिए, वो यहां जरूर आते हैं। पर्यटक की स्थिति से, पर्यटन की स्थिति से इसको और ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, इसको लेकर पीएम मोदी लगातार अपनी बात रखते भी आए हैं और इसको इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में कहते भी आए हैं कि इस पर काम होना चाहिए, और वही हो रहा है। ये देखिए आप, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो यहां पर इंतजार कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि यहां पर लोग घूमने आए हैं और आज जो है पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं उनको देखकर खुश हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे और आज पीएम मोदी भी आपको जो है दिख गए हैं और वो विकास कार्य की सौगात दे रहे हैं माणा गांव में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई कि जब हम आए तभी मोदी जी आए और उनकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे पूरे दर्शन भी अच्छे से हो गए और ये पुलिसकर्मी सभी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, अपने देश को इतना आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, माणा गांव एक उत्साह होता है कि आखिरी गांव है भारतीय सीमा का, तो यहाँ पर भी आप आए देखने के लिए, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का, तो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है आपको? बहुत सारा परिवर्तन। मोदी जी अपने आखे भारत को आगे ले जा रहे हैं। माना गांव जहाँ भी मोदी जी जाते हैं उनके पीछे वो पूरी पब्लिक आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी अगर माना जाएंगे तो पूरा देश भी उनके पीछे माना भी जाएगा और उसी वजह से अपने जो धार्मिक स्थल है उनको अच्छे से पब्लिसिटी मिलेगी जो आज तक नहीं मिली थी, ऐसे मुझे लगता है। हम तो देख रहे थे यहाँ सुबह से लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी का दर्शन भी कर लिए और मोदी जी को देखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हम आज इसलिए रुके हुए हैं कि मोदी जी को देख सकें, क्योंकि हम कल वापसी का हमारा प्लान था, लेकिन जब हमें पता चला मोदी जी आ रहे हैं तो हम इसलिए आज स्टे करा हमने
और आप लोग कहाँ से आए? हम उत्तराखंड उधम सिंह नगर जी, उधम सिंह नगर हम महाराष्ट्र से आए भैया, महाराष्ट्र नांदेड़। अच्छा, महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ आकर जो है, अद्भुत तो है ये जगह, अच्छा लग रहा है, और लोग जब यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तो वो भी खुशी हो रही है? जी जी, बहुत खुशी हो रही है। और क्या कहेंगे, क्या आप उम्मीद करते हैं? और एक आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी फ्लीट्स नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी माणा गांव में जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंच गए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी आज माणा की लोगों को, माणा गांव जो भारतीय सीमा का आखिरी गांव है, और ये देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अब पहुंच रहे हैं। कई घंटों से जो लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। माणा की जनता को, सीमांत क्षेत्र की जनता को, यहाँ के लोगों को जो जरूरत है उस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सीमांत क्षेत्र के लोगों से बातचीत करना ये भी अपने आप में एक अलग बात है, और ये संभवतः ऐसा पहली बार है कि जो है देश के प्रधानमंत्री सीमांत क्षेत्र में आकर लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। और अब हम आपको जो फ्लीट की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तो आप देखिए, इसके बाद दूसरी तरफ भी आपको कैमरा मूव करके दिखाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी अब बस 1 या 1.5 मिनट उसके बाद सीधे, ये देखिए जरा तस्वीर दिखाइए उमेश, ये वो अलकनंदा नदी पर बना हुआ पुल है, और इस पुल से गुजरता हुआ ये पीएम मोदी का काफिला। और यहां से अब जो है पीएम मोदी माणा गांव में, जो आप देख पा रहे होंगे व्हाइट टेंट जो लगा हुआ है, यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बेहद खास है, सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए जरूरत है यहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, और ये बात प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं। उनको ये पता है कि जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो यहाँ के विकास को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की फ्लीट जाती हुई, सबसे आगे पीएम मोदी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पीएम मोदी सीमांत क्षेत्र के लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन यहाँ के लोगों की जो बात है वो भी पीएम मोदी सुनेंगे। और इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। वो जब अंदर जा रहे थे तो हमने बातचीत की थी उनसे, उनका यही कहना था कि हमें बड़ी खुशी होती है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं, और आज एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। बद्रीनाथ पीएम मोदी 2019 के बाद आए हैं, लिहाजा ये इंतजार और ज्यादा बढ़ गया। और अब जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं माणा गांव की, जहां पर ये जनसभा होने जा रही है, बेहद खास है। और सबसे खास बात यह है कि लोग जो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको ये पता है कि बद्रीनाथ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर दूर ही ये माणा गांव है। यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, आखिरी चाय की दुकान पर चाय भी पीते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वो किस स्थिति में हैं। और सीमांत क्षेत्र की चूंकि अपनी दुश्वारियां होती हैं, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जो सुख सुविधाएं हमें मैदानी क्षेत्र में दिखते हैं, वो यहाँ पर इतना आसान होता नहीं है पहुंच पाना। लेकिन फिर भी सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो हर चीज पहुंचती है लोगों तक, और वही हम आपको ये देख रहे हैं। ये जो आपको काफिला नजर आ रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है। पीएम मोदी जनसभा में पहुंच रहे हैं, और वहां पर आप देखिए कि उनके साथ तमाम जो है अधिकारी भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उन्होंने कुछ देर पहले ही यहाँ पर जायजा भी लिया विकास कार्यों को लेकर। तो बद्रीनाथ में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जा रहे हैं, वो भी एक तरफ महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ उससे सटे हुए माणा गांव, जो आखिरी गांव है भारतीय सीमा का, वहां के लोग सीमांत क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं, या वहां के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, और ये सुनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जनसभा को वो संबोधित करेंगे, यहाँ के लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। देखिए मौका बड़ा खास है, मौका है दीपावली का, मौका है दिवाली के नजदीक होने का, और लिहाजा संदेश अपने एक दौरे में कई सारे देकर पीएम मोदी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में हमने देखा उन्होंने दर्शन पूजन किए, पूजा पाठ किए, उसके बाद फिर विकास की बात की। बद्रीनाथ में हमने देखा कि पूजन करते हैं, वो दर्शन करते हैं, और बात फिर उसके बाद विकास की करते हैं। उसके बाद जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, और कुछ देर में आपको पीएम मोदी भी नजर आएंगे गाड़ी से उतरकर, तो वहां पर भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये बताता है कि इच्छा शक्ति और विजन जो होता है, अगर दोनों सकारात्मक है तो फिर विकास होता है, और वही हो रहा है। यहाँ के लोगों से हमने बात की, यहाँ की महिलाओं से हमने बात की, क्योंकि खासतौर से महिलाओं की अपनी दुश्वारियां होती हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, इतनी
इतनी अनुकूल स्थिति होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जिस इच्छा शक्ति के साथ रहते हैं उसी इच्छा शक्ति के साथ विकास किया जाए, वही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत बताता है। और इसलिए पीएम मोदी को अपने बीच में पाकर यहाँ के लोग बेहद प्रफुल्लित हैं। और सबसे खास बात जो बताता है कि आज उत्तराखंड को जो उन्होंने 3,400 करोड़ रुपए की सौगात दी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक मैसेज भी कि सीमांत के क्षेत्र तक पहुंचना सरकार का, जैसा कहा जाता है कि अंत्योदय तक विकास करना, यानी कि समाज के अंत तक खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचना, यही कार्य होता है। और उसी कार्य को पूरा करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये माणा गांव की तस्वीर है। जनसभा को अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि अंदर बड़ी संख्या में, जाइए जाइए जाइए। अच्छा, पीएम मोदी आ गए, कुछ कहिए, क्या कहिए? हाँ, हम मोदी जी को देखने आ गए थे यहाँ। हाँ। और हमको बड़ी खुशी है। हमारे वो तो एक भगवान है, हम सब लोग सब उनको देखने आ रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे, हम उर्गम से आ रहे थे। अच्छा, ये बताइए, हाँ, भगवान बद्रीनाथ जी बगल में, आप पीएम मोदी को भी भगवान मानते हैं, इसकी क्या खास बात है? क्यों नहीं, वो हमारा देश का वो कितना वो विकास कर रहा है, हमको मतलब गरीब गुरुओं को सबको रोड दे रहा है, सब इतना विकास कर रहे हैं, वो हम उनको देख रहे, वही भगवान हमारे हैं। वो भगवान है हमारा, यहाँ भी है भगवान, वो भी भगवान है। हमको सब चीज देख रहे हैं, सब चीज समझ रहे हैं हमको, तो हम वही भगवान। आप जाइए सभा में, मोदी जी आने वाले हैं। तो देखा आपने, लोग जो है यहाँ पर कितने खुश हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी ही हमारे भगवान हैं और वही जो है चीज नजर आती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया है, लोगों की Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. I'm convinced that actually the next few decades and even the century belongs to India. If you look at our tax to GDP ratio of 11.7, which has been the highest, and I'm convinced that actually India could be the next manufacturing hub. In the past 84 months, we moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK. Superpower in terms of a GDP. I think what is happening in India is now being globally acknowledged. The best part is because these companies start to come out, they start to create jobs. Instead of looking for a job, now you have people who are creating jobs that's going to drive the growth of this country. The way the whole technology piece, and with 5G, I hope this will just accelerate, where the customers can get access to a lot of services in a much easier way. When you told me that Republic should go global, I feel that we should have our own opportunities to do that, and our own service to our country, we will do exactly what you're saying and more. Mr. Malhotra, you identified the snakes, you identified the modus operandi. What is the solution that you identified? Breaking India 1.0 was targeting the poor people in the villages, trying to convert them and all that. And Breaking India 2.0 is targeting the top people, the elite people, their kids. I think it's very dangerous because they are dismantling institutions. Republic TV should take on Al Jazeera, BBC, Fox TV, become a global enterprise. I'll do everything I can to make that happen because I think we need such an enterprise on the world stage. So if you were to get interested in doing that, I would be delighted. UK PM Liz Truss has resigned just shortly after she took over as the Prime Minister. A massive fire in Jabalpur's Kombar market of Tularam. धाम में महाद्रि पार्श्वे चतटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनीन्द्रई सुरा सुरैरक्ष महोर गाद्य केदार मीशम नरेंद्र मोदी के मन में था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों का, श्री बद्री केदारनाथ धाम के लोगों का, यहाँ के वेद पाठकों का। यह है, आप बताएं और साथ ही साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार पर पहुंच गए हैं और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं।
गले ते शोभन्ते भुजगपतिमाला सुरुचिरा ललाटे भूतिमां मतिविमल शम्भो गुणगणनिधानं गिरिशयम्। आज प्रधानमंत्री महोदय भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना लेके आए हैं और आज वो भगवान केदारनाथ जी के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। इस कलिकाल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय रुद्राभिषेक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध आस्था है, अटूट आस्था है। आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर रहे। गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना भी की और बाबा के प्रति अगाध अटूट आस्था है। Of late, there is an overwhelming amount of Western propaganda on caste. Can't we tell them where to draw the line? We can, but we haven't. They have in fact embraced Harvard ideas already, and these are being exported into the government, into the private sector, into all sorts of places. It's very fashionable for the young people in the humanities and social sciences to mimic American social thought and bring it into India. That's the reality. I'm convinced that actually the next few decades and even the century belongs to India. If you look at our tax to GDP ratio of 11.7, which has been the highest, and I'm convinced that actually India could be the next manufacturing hub. In the past 84 months, we moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK. Superpower in terms of a GDP. I think what is happening in India is now being globally acknowledged. The best part is because these companies start to come out, they start to create jobs. Instead of looking for a job, now you have people who are creating jobs that's going to drive the growth of this country. The way the whole technology piece, and with 5G, I hope this will just accelerate, where the customers can get access to a lot of services in a much easier way. When you told me that Republic should go global, I feel that we should have our own opportunities to do that, and our own service to our country, we will do exactly what you're saying and more. Mr. Malhotra, you identified the snakes, you identified the modus operandi. What is the solution that you identified? Breaking India 1.0 was targeting the poor people in the villages, trying to convert them and all that. Breaking news coming in here on Live and Breaking. From Arunachal Pradesh, reportedly an army chopper has crashed in Upper Siang district in Arunachal. According to initial inputs, the crash was reported near Tooting town. More details are awaited. These are visuals of the crash site. The last we heard, a rescue team had been deployed to the site. But being a very remote area, not even connected by roads to the major part of Arunachal Pradesh, it is light combat helicopters and a MiG that has been sent. That was what we had heard, but we'll have to confirm from our reporter, whom we are trying to get in touch with. But latest details suggest that this was an Indian Army helicopter. Earlier, just a few days back, another chopper had crashed. This time, this was near Tamang in Arunachal Pradesh. This site where the chopper crashed is about 25 kilometers from Tooting in Siang district. We are tracking the story, bringing you all the updates and details as they happen. A chopper crash in Arunachal's Upper Siang district. Stay tuned to Republic as we track this major story.
Liz Truss has resigned just shortly after she took over as the Prime Minister. A massive fire in Jabalpur's Kombar market of Tularam Chowk. Encroachment drive has been carried out by the Jammu administration after the court orders that the state land be evacuated from the illegal encroacher. Of late, there is an overwhelming amount of Western propaganda on caste. Can't we tell them where to draw the line? We can, but we haven't. They have in fact embraced Harvard ideas already, and these are being exported into the government, into the private sector, into all sorts of places. It's very fashionable for the young people in the humanities and social sciences to mimic American social thought and bring it into India. That's the reality. I'm convinced that actually the next few decades and even the century belongs to India. If you look at our tax to GDP ratio of 11.7, which has been the highest, and I'm convinced that actually India could be the next manufacturing hub. In the past 84 months, we moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK. Superpower in terms of a GDP. I think what is happening in India is now being globally acknowledged. The best part is because these companies start to come out, they start to create jobs. Instead of looking for a job, now you have people who are creating jobs that's going to drive the growth of this country. The way the whole technology piece, and with 5G, I hope this will just accelerate, where the customers can get access to a lot of services in a much easier way. When you told me that Republic should go global, I feel that we should have our own opportunities to do that, and our own service to our country, we will do exactly what you're saying and more. Mr. Malhotra, you identified the snakes, you identified the modus operandi. What is the solution that you identified? Breaking India 1.0 was targeting the poor people in the villages, trying to convert them and all that. And Breaking India 2.0 is targeting the top people, the elite people, their kids. I think it's very dangerous because they are dismantling institutions. Republic TV should take on Al Jazeera, BBC, Fox TV, become a global enterprise. I'll do everything I can to make that happen because I think we need such an enterprise on the world stage. So if you were to get interested in doing that, I would be delighted. Viewers, we are live and breaking this Friday afternoon. I'm Shivangi Shukla. We're getting some breaking news right now. The PDP chief, Mehbooba Mufti, has been asked to evacuate the Fairview Garden guest house there at Gupkar Road. Getting some breaking news at this point of time, viewers. What we're learning so far is that Mehbooba Mufti, the PDP chief, has been asked to evacuate the Fairview guest house at Gupkar Road. The PDP chief, Mufti, has confirmed to ANI that she has been served a notice asking her to vacate her official government accommodation, the Fairview residence in Srinagar. That's a big breaking we're getting for you right now, is that Mufti has been asked to vacate her official, I repeat, her official government accommodation, and that is called the Fairview residence in Srinagar. A notice has been served to her. That's what we're learning so far. And she has been asked to vacate the Fairview residence on Gupkar Road. The Jammu and Kashmir government has asked the former CM and People's Democratic Party President Mufti to vacate her Fairview residence on Gupkar Road. And that's what we are learning so far. All right, Zeenat is joining me for more. Zeenat, take us through the details we're learning. Shivani, there has been a notice that choose to Mehbooba Mufti to vacate the official bungalow in Srinagar. As per the sources within the administration, the notice was served a couple of days ago to Ms. Mufti. Mufti have possession of a bungalow called Fairview in Gupkar. Former Chief Minister was allotted official residence as per the legislature's Members' Pension Act 1984, which was scrapped when the
J&K Reorganization Act of 2019 to hold on October 31st, 2019. Remember, Ms. Mufti has been quite critical about the policies of government. She has been raising fingers as far as the encounters in the Kashmir Valley is concerned. Today, while addressing the at the police commemoration day function at Armed Complex 7, Lieutenant Governor of the Kashmir, Manoj Sinha, without naming any political party, said that those trying to justify the innocent killings for the personal gain were actually challenging the country's sovereignty and integrity. Now we see that whether the Mufti will leave the residence because he is not entitled for such property as per the act, but yet the government is ready to provide the alternative accommodation to Ms. Mufti. Zeenat, so this is the big news we're tracking right now. Mufti asked to vacate the official bungalow. Zeenat, what we know so far is that the government of India amended a state law in 2020. So that is a reason why former CMs are no longer entitled to official accommodation. Is that the reason which has come in officially from the Jammu and Kashmir government? See, as far as the law amendment is concerned, that was amended in 2019 only after the abrogation of Article 370 and 35A. There were provisions for holding the official accommodation of the residents, but after the abrogation, the laws in Jammu and Kashmir got changed. Now she is not entitled for the property where she is presently residing, and now we are seeing the government has issued notice to Ms. Mufti on 15th of October. So almost 7 days are will be exhausted tomorrow, and we are picking from the sources within the administration that tomorrow the administration will make another move by sending the eviction notice to Ms. Mufti, and within 4 days she has to leave the accommodation which is known as Fairview Bungalow in Gupkar. Government is ready to provide another alternative accommodation to Ms. Mufti in Srinagar city only, which is going to be again a secure accommodation. Needs to be seen that whether the Mufti will accommodate, will leave the residence, will leave the official residence that was earlier allotted to her, or she is ready to pay the rent to the same bungalow as per the commercial rates. Right. Okay, Zeenat, thank you for joining us. And Zeenat has filed a report as well on this breaking development. Viewers, have a look at it. Government of Jammu and Kashmir has issued notice to Ms. Mufti to vacate the official residence which is known as Fairview. Ms. Mufti is in possession of this official property, the bungalow of Estates Department, and now the government has served notice to her. This notice was issued on 15th of October to vacate the residence. As per the sources within the government says that tomorrow the eviction notice will also be issued to Ms. Mufti. Ms. Mufti was given this accommodation under Jammu and Kashmir Legislature's Pension Act of 1984, which was scrapped when Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019 took hold on October 31st, 2019. We have been seeing Ms. Mufti quite critical about the government policies. She has been raising issues and also raising fingers towards the police working in Jammu and Kashmir. Although today LG, while addressing police commemoration function in Zevan, said that without naming the political parties, he said those who are raising the questions and also justifying the killings of innocents, they actually are challenging the sovereignty and the integrity of the country. With VJ from Bashir Hussain, I'm Zina Zishan Fazil for... All right, thank you, Zeenat, for getting those details, getting some more breaking news coming in. And this is from Arunachal Pradesh, viewers. Reportedly, an army chopper has now crashed there in Arunachal. हैं उनको देखते हुए और स्थानीय उत्पादों की जब निरीक्षण की बात आती है तो प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने एक नारा दिया वो मुखर होता हुआ दिखाई देता है। उसकी बानगी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, वहां पर जो उनकी विशेषताएं हैं, जो स्थानिक विशेषताएं हैं, उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी वहां पर लोकल उत्पादों के बारे में बात करते हुए और स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए वहां के स्थानीय निवासी, वहां के स्थानीय कलाकार अपने आप में अनुपम दृश्य कहा जा सकता है। माणा के बारे में आपको बताएं तो भारत का आखिरी गांव माणा कहा जाता है। इसका पौराणिक महत्व तो है ही, ऐतिहासिक महत्व तो है ही, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण ये गांव हो जाता है। और ये पूरा इलाका और इसका विकास जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हो रहा है, अपने आप में विकास यात्रा की एक बड़ी कहानी को बताता है, विकास यात्रा के एक बड़े सफर को बताता है। विशेषकर जो सुदूर गांव हैं, जो दूरदराज के इलाके हैं, जो कठिन इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर सरकार का विशेष ध्यान, वहां पर विशेष परियोजनाएं, जिससे कि वहां पर भी विकास की धारा समान रूप से बहे, रोजगार के साधन वहां पर पैदा हों, वहां पर जो कमियां थी, दिक्कतें थी, वो दूर हो और जो विकास है वो उसकी नई बयार वहां पर बहती हुई दिखाई दे। और उस परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वयं जाकर बड़े अपनत्व के साथ वहां पर स्थानीय निवासियों से मिलते हैं, लोकल उत्पादों के बारे में बात करते हैं। ये दृश्य बताते हैं कि कितनी गहनता से प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और कितने अपनत्व से जो वहां पर स्थानीय निवासी हैं वो प्रधानमंत्री को इन उत्पादों के बारे में बता रहे हैं। जो वहां की संस्कृति है उसके बारे में संभवतः प्रधानमंत्री से बात करते हुए वहां के स्थानीय निवासी आप ये दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरस मेले का निरीक्षण किया माणा गांव में। केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन के बाद, विभिन्न परियोजनाओं की सौगात के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं माणा गांव। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से, इसके साथ ही विकास की दृष्टि से All right, viewers, visuals coming there on your screen, which I remember that Prime Minister, in fact, had visited Kedarnath temple a short while back. And after that, colorful visuals there of Prime Minister's Uttarakhand visit, which we are watching on our screens right now. He was seen wearing a handmade dress made by the women of Himachal Pradesh. हम न भूतो न भविष्यति पतित पावनी मां अलकनंदा के किनारे भगवान बद्री विशाल की तपोभूमि पर आपका आगमन संपूर्ण उत्तराखंड के लिए अपार गौरव का विषय है। मान्यवर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ओजस्वी प्रकाश स्तंभ, हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा को विश्व पटल पर सुशोभित करने वाले ध्वजवाहक परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आइए एक बार फिर से करतल ध्वनि से पुरजोर अभिनंदन करें, तालियों का जय घोष। देवी और सज्जनों, हिमालय की श्रृंखलाओं के उस पार तक जाना चाहिए। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। 3400 करोड़ रुपए से भी अधिक की अभूतपूर्व विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत, सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बद्री विशाल का प्रसाद भेंट कर उनका अभिनंदन करें। श्री बद्री धाम का दिव्य प्रसाद, जिसमें इसी पुनीत धरा पर अंकुरित तुलसी की माला भी सुशोभित है। तुलसी का पौधा हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जो अपने आयुर्वेदिक गुणों के कारण आज पूरी दुनिया को निरोगी बना रहा है। धन्यवाद श्रीमान। श्री धन सिंह रावत, माननीय कैबिनेट मंत्री से मेरा अनुरोध कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें। माननीय श्री धन सिंह रावत जी, माना गांव के कर्मनिष्ठ
गांव वासियों द्वारा हाथ से तैयार किया गया अंग वस्त्र जो प्रतीक है उनकी हथकरघा कार्यकुशलता का, अपने प्रधानमंत्री के प्रति असीम श्रद्धा एवं आधार का, स्नेह का। माननीय, मैं बताना चाहूंगा ये सारे माना के देश हमारे देशवासी हैं, हमारे अपने भारत के गौरवशाली माना गांव के निवासी। याद आता है 4 नवंबर 2021 दीपावली का शुभ अवसर, जब माननीय प्रधानमंत्री देश की उत्तरी सीमाओं पर नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ की सैन्य चौकियों पर पहुंचे। पिछले 8 सालों की तरह अनवरत सरहद के निगहबानों के साथ सरहद वाली दिवाली मनाते हुए मान्यवर आपने 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं शूरवीर सैनिकों के साथ साझा की, उनका गौरव बढ़ाया। अगले दिन 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के पुण्य पर्व पर आपने बाबा केदार के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। जनमानस के साथ अपने विचारों को बांटते हुए आपने कहा था, जिस मिट्टी ने, जिन हवाओं ने हमें पाला पोसा है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। उसी दिन बाबा केदार के भव्य प्रांगण में आपने गौरीकुंड से केदारनाथ तक दुनिया के उच्चतम एवं विशालतम रोपवे के निर्माण का संकल्प लिया। उसी भागीरथ संकल्प की सिद्धि का आज एक महत्वपूर्ण चरण, जब आपके द्वारा इन परियोजनाओं का आगाज होगा। बद्री विशाल की दिव्य धरा, हिमालय की गोद में हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाला सीमा प्रहरी माना गांव, इसी अलौकिक आनंद के बीच मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए मंच पर पधारें। भारत माता की, भारत माता की जय। श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल, जय बाबा केदार। हृदय है निर्मल गंगा सा, मुख पर रवि सा तेज है। आपकी उपस्थिति ने बनाया आज का दिन विशेष है। जन जन में उत्साह उमंग है, देवभूमि में आज पर्व है। हे महामुनि, हे विकास पुरुष, माँ भारती आप पर गर्व है। मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, सारे विधायकगण, हमारे दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माणा गांव के और माणा गांव के आसपास, जिसको कि मैं भारत का पहला गांव कहता हूं, और वैसे अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत का ये पहला गांव है। इस सीमांत क्षेत्र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनम दपि चंद्रमा चंद्र चंदन यो मध्य शीतला साधु संगति, अर्थात
संसार में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना गया है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है और किसी साधु अथवा महापुरुष की संगति चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता प्रदान करने वाली होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विचारों की सुगंध और व्यक्तित्व की शीतलता से आज संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस यात्रा के सहयात्री हैं जिसका लक्ष्य और संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की भांति किस प्रकार से नए भारत का और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ में जो भी इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस प्रकार की भी आहुति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार का भी योगदान देना होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे आकर उस काम को करने का काम करेंगे। आपकी इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के जिस विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। And I think all of you would be aware, the matter is before the Competition Commission of India. So but let us await that. Today there was some article. Yesterday there was a decision of the Competition Commission related to Google, but that was on a different thing altogether, that was on anti-monopoly. But there is already a matter where I think some of the broadcasters federations have already gone there. And let's await the type of investigation and the results which come from Competition Commission. But yes, it is definitely an alarming factor where if a content is mine and you piggy ride on my content, but give me pittance, it worries. But let us see how it shapes up, but we are quite concerned about it. Yeah. So, Mr. Wahi, what do you think? I mean, what is the experience in other countries like USA and Europe? So I think most countries are struggling with this. France is also, I mean, in addition to Australia, has also now forcing the tech platforms to share a larger chunk of the revenues, building more transparency on that. I think it's a bit of a chicken and egg, because what's also happening is that we're going to see stringent privacy laws coming. So while a lot of tracking will happen in terms of who you are, what you're watching, but the privacy laws will also create more firewalls, which will also make it more difficult to do targeted marketing, etc. down the line. Because a year ago we were talking about a much bigger spread in terms of being able to access every consumer, who they are, what they buy. But a lot of the privacy laws will stop that. But I think the key conversation today is that more and more there has to be a transparency in terms of being, what is being spent on any platform, any media. And the same is happening on news today. We get so many WhatsApp groups which are circulating news on various platforms directly to us. Everybody is watching that. Nobody's getting paid for it down the line. So some level of regulatory mechanism, and again, it's always a very tricky, it's a very slippery slope. How much do you want to regulate this? Because social media today is what's going to drive it. If I look at social commerce, expected to reach $25 trillion in the next 5 years. Today it's only roughly about $4.5–5 trillion globally. So this is going to become more and more Insta, WhatsApp, advertising, spread of news, etc. on these platforms. And I think we need to be able to, and I think most governments are maybe 2 or 3 steps behind, because tech is definitely ahead of the curve. So how do you catch up? How do you learn from other countries like France, Australia, quickly bring in some of these regulations to enable better sharing of revenues, not to control what's being spent, but to enable better sharing of revenues is the way I think the whole world is moving ahead. So, Uday, do you think that subscribers will be willing to pay for news? Because for entertainment, generally subscribers pay, whether it is Netflix, Amazon Prime, etc. But in the case of news, what is your opinion? Or what should be the news content that subscribers are willing to pay?
So I think it depends on the content. Like the way TV9 is started, the premiumness of the content depends on that, the subscription. But there's a lot of opportunity to monetize. As I said, every 10 seconds, you can take the heartbeat of every single client, what is being watched, you can integrate EPG. So there's a lot of potential on the advertising supported news as well. And connected TV is going to go really big. That is a big CPM rates going to come because they really correlate satellite, cable as TV. And when connected TVs really take off, there's a good opportunity on the monetization. But there's a lot of resistance today for a news on a subscription unless it's a really premium in nature. But like, let's say, for example, I'm based out of Atlanta. And, you know, when Aaj or TV9 comes or Republic, I have to see the news ads from here. So there is a technology now available to put SCT markers on the news channels itself. So on the server side, the ads can be replaced and that can generate a significant CP advertising revenue. And that's even in the youngsters today, millennial, you know, they're all on mobile, short form, and the technology with cloud playout enables to have a hyper-local channels without any cost. So that will enable the monetization, and also since being capex opex being low, it can be a great business model. Yeah. And with that, I have one question. Sorry. My another question would be, what about the piracy that happens? I mean, outside India. Inside India, okay, we're able to regulate it. We're able to put the piracy agencies, etc. But what happens outside India, like the NRIs and the NROs? So we are the main, we are going through this. Actually, I met Minister also recently. It's really, really pathetic right now. Almost 90% of the international market is pirated. And we are the most affected because we are the only platform out there. Yes. People are downlinking channels, different parts, and they're uplinking. They would take content from all the OTT and they curate it and they're selling as a boxes. So we have done a lot of extensive work. They've identified 5 main players. We're going after them, but it's a really, really big challenge. And I've been trying to convince all the broadcasters to go at least ad supported instead of getting or a low cost, to get to reach the diaspora audience. So I have one question for you. So recently I had one of the tech giants, I don't want to name them, when I had a conversation with them and I said, hey, my numbers are not, growing, it's just stuck at a certain level, in fact it's receding. So they said, oh, our algorithm has changed and we are now ranking only non-news content, not the news content. Do you think that controlling the narrative of what the people want so that they'll only show them what is non-news and news is sort of being controlled? Not really. I mean, that cannot be the objective. Will we allow that? I mean, we need to very closely look at what you're saying. We'll have a separate discussion on that. But definitely it cannot be a situation where a certain narrative or a certain type of content is only being allowed to be shown at the exclusion of others. And I don't think there's anything more important than good news content. Entertainment can be there, entertainment can wait, but a good news content cannot. So definitely we'll look at that particular thing, but yeah. I have one question for you, sir. Sorry, I've taken the thing. Sorry. So with initially earlier, the news coverage, every certain specific audience had every specific news channel had a specific audience to deepen the news coverage, and the news coverage was thought through, right? Right now it's become so inexpensive, it's become very casual. Now everybody has the social media as they don't even look to media channels to go and say, hey, we need information. So what are the kind of tools and what are the kind of technology that we can equip our journalists and the media industry with so that we can survive that bit? So I think today,
whether you are tracking your news journalist performance, whether what your, I mean, there are large platforms available today. Again, these are large tech platforms today who can work with you, create the analytics, create the infrastructure to say what should be, how should they be able to track the performance, how should they be able to improve their effectivity, how can they also learn and get direct feed from other platforms. So enough is available today. I think in my view today, you can't do it alone. You have to partner with large tech platforms and bring them on board and say, okay, like a Google Cloud, AWS, bring them on board with you and say, okay, this is an ecosystem we want to create. We want to be able to connect with our journalists better. We want to be able to give them real time data and also enable and improve their performance. So I think it can be done. Lots of tools are available, and we can obviously discuss it and share some thoughts with you on that. Thank you. I think we had a very interesting and informative session, and thank you very much for attending this session. Thank you. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. I'm convinced that actually the next few decades and even the century belongs to India. If you look at our tax to GDP ratio of 11.7, which has been the highest, and I'm convinced that actually India could be the next manufacturing hub. In the past 84 months, we moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK. Superpower in terms of a GDP. I think what is happening in India is now being globally acknowledged. The best part is because these companies start to come out, they start to create jobs. Instead of looking for a job, now you have people who are creating jobs that's going to drive the growth of this country. The way the whole technology piece, and with 5G, I hope this will just accelerate, where the customers can get access to a lot of services in a much easier way. When you told me that Republic should go global, I feel that we should have our own opportunities to do that, and our own service to our country, we will do exactly what you're saying and more. Mr. Malhotra, you identified the snakes, you identified the modus operandi. What is the solution that you identified? Breaking India 1.0 was targeting the poor people in the villages, trying to convert them and all that. And Breaking India 2.0 is targeting the top people, the elite people, their kids. I think it's very dangerous because they are dismantling institutions. Republic TV should take on Al Jazeera, BBC, Fox TV, become a global enterprise. I'll do everything I can to make that happen because I think we need such an enterprise on the world stage. So if you were to get interested in doing that, I would be delighted. UK PM Liz Truss has resigned just shortly after she took over as the Prime Minister. A massive fire in Jabalpur's Comber market of Tularam Chowk. Encroachment drive has been carried out by the Jammu administration after the court orders that the state land be evacuated from the illegal encroacher. Of late, there is an overwhelming amount of Western propaganda on caste. Can't we tell them where to draw the line? We can, but we haven't. They have in fact embraced Harvard ideas already, and these are being exported into the government, into the private sector, into all sorts of places. It's very fashionable for the young people in the humanities and social sciences to mimic American social thought and bring it into India. That's the reality. Has been impartial, independent, objective, and there have of course been times when media essentially vis-a-vis our case, and I'm speaking from personal experience, performs the duty of not that of a watchdog but that of a bloodhound. And I've seen
I think the both extremes, both sides of the spectrum. Yeah. But Raghav, you know, having watched the evolution of the Aam Aadmi Party, it's literally a revelation that has happened in the past decade. But there was once an energetic activist, Arvind Kejriwal, who was given a lot of exposure by the media. And it's the media who amplified his causes and did make a contribution to who he is today. Look, there have been times in this country where pressure groups and social movements have got a lot of attention of the media. And that section of media, most certainly, that represented the sentiment of the people. And as a result, of course, since you refer to my leader, Mr. Kejriwal, as an activist in his earlier avatar, of course, during the India Against Corruption days, there was reportage and coverage around the movement and the cause of the movement. And that was primarily because it resonated with the people. It was something that the people also felt that was being echoed. And the cause of the movement met the cause of the people. However, when we became a political party, and let me disabuse you of this notion, we received perhaps the first and the worst media blackout. In our 49-day first government in the year 2013, you would remember, and if you were to rewind back to the December of 2013, you would find that my leader, the Chief Minister of Delhi, at that point in time, had registered an FIR against a leading industrialist of this country. He had shot off a letter to his anti-corruption branch and a FIR subsequently was registered. As a result, that leading industrialist, who is also a big media baron, ensured that Aam Aadmi Party and the government of Delhi is blacked out from the media. So the 2015 election that we fought was despite the media blackout and in spite of no media coverage. So despite and in spite the media, through sheer grassroots support and political electoral hard work at the ground, we could come back with the highest ever majority that any political party has received. Well, in a democracy, that's what matters. But it's an evolutionary thing, as I'm sure the party's been evolving. What is your assessment? Is there a neutral media? Is there a right, left, and center of media? But overall, does it give a balanced approach? Look, to say that there is a section of media that is tilted towards the left, there is a section of media that is tilted towards the right, etc., essentially showcases that rather than putting facts, events, and news, opinions are being put forward. And as a result, having opinions is also not a bad thing. Every journalist can have an opinion. Every newsroom can have an opinion. But when that opinion, unfortunately, transforms into indoctrination, that is where the problem begins. And when agenda is driven, when propaganda is unleashed with the intent of indoctrinating people or manufacturing opinion at the mass level, that is where the problem begins. And that is what I feel a section of media is practicing today. However, some are left, some are right, some are centrist, and therefore there is a balance I don't agree with. Today, you have a particular ideology and a particular point of view of the government at the center which enjoys brute majority. And as a result, they wish to impose that ideology and their views on a large section of media, and for them to carry that point to every nook and corner of this country. My only submission here is that media should not become a carrier of the government line. Media should reflect the public sentiment and not toe the government line. But Raghav, doesn't it cut both ways? Because, you are the opposition or at least the challenger in some of the states, but you're also incumbent now, you're government in two of these states. So does that not change? Is it just perpetual opposition or complaint against the media with the center? What about your governments? You also are in government now. No, absolutely. And I mean, we witness both sides. When we are in opposition in states, we witness, as I say, the role of the media, and also in 1.5 or 2 states where we run successful governments. However, the larger point, Rishabh, is that today
rather than being a bloodhound for the opposition. मृदुभाषी, हर पल जिसके चेहरे पर स्मित रहता है, ऐसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, संसद में मेरे साथी श्री तीरथ सिंह रावत जी, भाई धन सिंह रावत जी, महेंद्र भाई भट्ट जी, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत
उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है। और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही, और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत कठिन इलाका है, यहां काम करना कठिन होता है, हवाएं तेज चलती है,
और इतनी ऊंचाई पे जाके काम करना होता है, परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस पूरे काम के दरमियान कोई एक्सीडेंट न हो जाए, किसी हमारे साथी का नुकसान न हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। और जिस भी गांव के पास वो काम करते हैं, वो भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनको संभालना, उनको मजदूर मत समझना, उनको मजदूर मत समझना, ये मत समझना कि उनको पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी नहीं, वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो आपके गांव के मेहमान हैं, कठिन काम करने वाले हैं। उनको जितना संभालोगे काम उतना तेजी से होगा। करोगे ना? इनको संभालोगे ना? अपने संतानों की तरह संभालोगे, अपने भाई बहन की तरह संभालोगे। साथियों, आज मैं बाबा केदार के धाम में गया था, तो वहां जो श्रमिक भाई बहन काम करते थे, उनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला। जो इंजीनियर लोग हैं, उनके भी साथ बात करने का मौका मिला। मुझे इतना अच्छा लगा। और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का या इमारत का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, और ये हमारा पूजा करने का तरीका है। साथियों, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जन भावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था।
लेकिन भाई और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है। और जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही है, वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे देश की नई पीढ़ी 12, 15, 18, 20, 22 साल के नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए भी ये श्रद्धा का आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वो हमारी नीति होनी चाहिए। अब हमारे दिव्यांग साथी भी इन स्थानों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं। मुझे याद है, मैंने जब गिरनार में रोपवे बनाया, 80-80 साल के माता पिता ऐसे बुजुर्ग लोग वहां आने के बाद मुझे चिट्ठी लिखते थे कि कभी सोचा नहीं था कि गिरनार पर्वत पे जाकर के तीर्थ क्षेत्रों की हम पूजा दर्शन कर पाएंगे। आज वो इतने आशीर्वाद दे रहे। एक रोपवे बनाया। साथियों, इस ताकत को कई लोग पहचान ही नहीं पाते। आज पूरा देश अपने आध्यात्मिक केंद्रों को लेकर गर्व के भाव से भर गया है। उत्तराखंड की ये देवभूमि स्वयं इस परिवर्तन की साक्षी बन रही है। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले केदारनाथ में एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख श्रद्धालु आया करते थे। अब इस सीजन में ये संख्या मुझे बता रहे हैं 45 लाख। अब देखिए साथियों, आस्था और आध्यात्म के स्थलों के इस पुनर्निर्माण का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। ये पक्ष है पहाड़ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग का, पहाड़ के युवाओं को रोजगार का। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। जब पहाड़ पर रेल और रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो ये पहाड़ का जीवन भी जानदार, शानदार और अधिक आसान बना देते हैं। ये सुविधाएं पहाड़ पर टूरिज्म भी बढ़ाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान करती है। अब तो हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है। क्योंकि आजकल ड्रोन आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठा करके तेज गति से दूसरी जगह पे उतार देते हैं। हम उसको लाना चाहते हैं क्योंकि आपके यहां जो फल सब्जी पैदा होती है वो ताजा ताजा बड़े शहरों में पहुंचे ताकि आपको ज्यादा कमाई हो। और मैं आज हिंदुस्तान के सीमा पर देश की रक्षा कर रहे गांववासियों के बीच आया हूं। तब अभी मैं आप जो हमारी माताएं बहनें
सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। लेकिन मैं यहां से, हिंदुस्तान भर से जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो एडवेंचर के लिए आते हैं, जो श्रद्धा के लिए, किसी भी तरीके से क्यों ना आते हो, एक जीवन में व्रत बनाइए कि आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते होंगे, खाने के पीछे खर्चा करते होंगे, बड़ी होटल में रहने के लिए खर्चा करते होंगे, आप मन में एक व्रत बनाइए। मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर, भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के बीच से बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए, इस कठिन क्षेत्र में आए या पुरी चले जाएं या कन्याकुमारी चले जाएं या सोमनाथ, कहीं पर भी जाए, एक संकल्प कीजिए। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं, और देशवासियों को प्रार्थना करना ये तो मेरा हक बनता है जी। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए, कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा, उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया, उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं, वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए, आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा। और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस साल जब उत्तराखंड गए थे ना, ये तस्वीर तो तुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन ये जो छोटी चीज दिखती है ना, वहां की एक बूढ़ी मां बना रही थी, मैं उससे लेकर के आया था। आपको आनंद होगा, आपको संतोष होगा। इसलिए मैं आज यहां से पूरे देश को प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहाड़ के लोगों की पहली पहचान यही होती है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें उनके साहस, उनकी जुझारू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वो प्रकृति के प्रति शिकायत नहीं करते हैं, संकटों के बीच जीना सीख लेते हैं जी। लेकिन साहब, पहले की सरकारों के समय पहाड़ों के लोगों के सामर्थ्य को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही कि वो मेहनतकश लोग हैं, पहाड़ जैसा उनका हौसला है, अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय था। उनकी ताकत है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, उनको भी तो सुविधा चाहिए। मुश्किल हालातों में पहाड़ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, तो पहाड़ के लोगों का नंबर सबसे बाद में आता था। इस सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़ता? पहाड़ के लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को
मुझे समाप्त करना ही था। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया गया, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है, जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। मुझे यहां गांव की सरपंच मां एक बहन से मिलना हुआ। मैं पूछ रहा था शौचालय बन गए? अरे बोले साहब बन गए। मैंने कहा पानी पहुंच रहा है? बोले पाइप लग रही है। इतनी चेहरे पर खुशी थी, अपने गांव में काम होने का आनंद था। उनके सरपंच महिला थी, बड़े गर्व से मुझे बता रही थी। हमने हर घर जल का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के 65% से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंच चुका है। हमने हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से उत्तराखंड के कोने कोने में आज डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही। मैं आज देख रहा था, इनके वे भी ऑनलाइन पैसे ले रहे थे, डिजिटल फिनटेक। मैं जरा हमारे पार्लियामेंट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मणा आई है, मणा। ये मेरे माणा में देखिए 8वीं कक्षा भरी हुई मेरी माँ बहने डिजिटल पेमेंट ले रही है। पेटीएम ऐसा लिखा हुआ है, क्यूआर कोड लगाया है अपने माल के सामने। ये ताकत मेरे देश की मुझे माणा गांव के लोगों के पास देख करके और गर्व हो रहा है। हमने गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज गांव के पास चिकित्सा की सुविधा पहुंच रही है। इन अभियानों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। एक संवेदनशील सरकार, गरीबों का दुख दर्द समझने वाली सरकार कैसे काम करती है, ये आज देश के हर कोने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी है। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं। मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल 2 प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया भाई। इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो, कोई बच्चा भूखा सोया हो। वो दिन मैं देखना नहीं चाहता था, और हम सफलतापूर्वक कर पाए भाइयों बहनों। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे, अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी, अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे।
अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली। अब एनसीसी चलेगी इन गांवों में, मेरे गांव के बच्चों को मिलेगा लाभ। साथियों, हमारे पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती रहती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ना हो तो पहाड़ पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान कर रही है। आज उत्तराखंड को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां पर रेलगाड़ी की आवाज उत्तराखंड के विकास की एक नई गाथा लिखेगी। देहरादून एयरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू की और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहां 2-2 पीढ़ी पहले की जो उम्र के लोग हैं, ऐसे गांवों में हर गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है, और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो